साथियों, आज हमारा फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार का पार्ट नंबर 8 है। राइट। देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो हमने आर्टिकल 19 के बारे में आपको बताया था कि जो है आर्टिकल 19 इसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। राइट। हमने देखिए इसके कुछ प्रावधान भी देख लिए थे। आज हम बात कर देंगे आर्टिकल 19F की। देखिए, हमने बताया था ना कि एक हमारा संपत्ति का अधिकार था। राइट। जिसको हमने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया था, और इसको हटा के कहाँ डाल दिया है? आर्टिकल 300 क में डाल दिया है। राइट। तो आर्टिकल 19F में ये कहता है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है ना, तो संपत्ति को खरीदने का भी अधिकार है, उसको धारण भी करने का अधिकार है और बेचने का भी अधिकार है। अब इसको हमने जो है आर्टिकल 19F को फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल 300 क में डाल दिया। राइट। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 19G की। देखिए, आर्टिकल 19G ये कहता है कि कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। मतलब ये है कि आप कोई भी व्यवसाय को अपना सकते हैं, कोई व्यवसाय आप कर सकते हैं। ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार आपका है। फिर कह रहा है आजीविका के साधनों को अपनाने का भी अधिकार इसके अंतर्गत है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 20 की। देखिए, आर्टिकल 20 कहता क्या है? ये कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। राइट। आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। राइट। देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की, तो ये कहता है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण इसमें है। राइट। और आर्टिकल 20(2) ये कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण है। अर्थात ये कहना चाहता है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक कृत करता है, तो उसके लिए उस कृत की एक ही बार उसको सजा दी जाएगी। राइट। तो यही कह रहा है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 20(2) कहता है। राइट। अगर हम बात करें आर्टिकल 20(3) की, तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ये बोलता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। राइट। इसमें क्या है कि आपको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 21 की। देखिए, आर्टिकल 21 कहता क्या है? ये कहता है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। क्या है इसमें? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, आर्टिकल 21 में क्या है? इसमें यह है कि अपने पसंद के साथी से विवाह करने का अधिकार। ठीक है। जो लोग लव मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इनका क्या है? फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 21 देता है इनको कि आप जो है अपने पसंद के साथी से विवाह कर सकते हैं। ठीक। ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा है निजता का अधिकार है। ठीक। तीसरा आश्रय का अधिकार, ठीक है, जिसको शेल्टर बोलते हैं। चौथा भोजन का अधिकार है। फिर सोने का अधिकार है। फिर पर्यावरण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद आप बिजली पाने का अधिकार है। फिर चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार है। विदेशी यात्रा करने का अधिकार है और आजीविका का अधिकार है। राइट। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 21 में हमने आपको क्या बताया कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें आपको अपने पसंद के साथी से विवाह करने का अधिकार हो, और फिर निजता का भी अधिकार है, और आश्रय का भी अधिकार है। राइट। फिर भोजन का भी अधिकार है, सोने का भी अधिकार है। ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर पर्यावरण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, और बिजली भी पाने का आपको अधिकार है, और चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार है, विदेशी यात्रा करने का भी अधिकार है, और आजीविका का भी अधिकार है। राइट। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 21A की। देखिए, आर्टिकल 21A कहता क्या है? इसमें क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको पहले तो जोड़ा गया था। ठीक है। इसको हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा था। इसमें है क्या? इसमें यह है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क क्या है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। किसमें? आर्टिकल 21A में। ठीक। देखिए, आर्टिकल आपको हमने 19 बताया था, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। फिर आर्टिकल 21 क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 21A जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। राइट। देखिए साथियों, हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। देखिए, आर्टिकल 22 कहता क्या है? इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। राइट। कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अच्छा, गिरफ्तारी क्या है? जैसे आप पुलिस की गिरफ्त में हैं तो वही गिरफ्तारी है। अच्छा, ये देखिए, इसमें ये कह रहा है कि ये आवश्यक नहीं कि आप अपराधी हैं, क्योंकि अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ। ये कहने का मतलब है कि अगर पुलिस आपको अपने गिरफ्त में लेती है तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपराधी हैं ही। अगर आप अपराधी न हैं उसके बावजूद भी आपको ले सकती है, लेकिन हाँ, जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। अगर अपराध सिद्ध हो गया तो आपको गिरफ्तार मतलब वो
दोषी मान लिया जाएगा, और आपको अगर आपका अपराध जो है सिद्ध नहीं होता है तो छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए क्या होता है, अगर आर्टिकल 22 की बात करें तो इसमें कह रहा है निरोध। देखिए निरोध है क्या, हमने बताया ना कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो गिरफ्तारी तो बता दिया कि अगर आप पुलिस की कस्टडी में है तो आप गिरफ्तार हैं। अगर निरोध की बात करें तो देखिए निरोध दो प्रकार का होता है, एक होता है दंडात्मक निरोध, एक होता है निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध क्या होता है और निवारक निरोध क्या होता है, राइट, बात करते हैं हम। देखिए अगर हम बात करें निवारक निरोध की, तो कह रहा है कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं हो उससे पहले ही डिटेंशन में लोगों को लिया जा सके। ठीक है, जो हमारा निवारक निरोध होता है इसमें ये कह रहा है कि कोई अभी अनलॉफुल एक्टिविटी हुई नहीं है उससे पहले ही लोगों को क्या अपनी हिरासत में पुलिस ले लेगी। अच्छा, ऐसा क्यों करती है? अच्छा, अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या कर सकते हैं आप? देखिए निवारक निरोध हमने बताया आपको कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं हुई होगी उससे पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसमें है क्या कि देखिए आपको क्या क्या आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद आप अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार आपको है। ठीक है, कि पुलिस आपको क्यों गिरफ्तार करे, भाई आप जान सकते हैं उस चीज़ के बारे में। दूसरा है अपने निकट संबंधी को तुरंत सूचित करने का अधिकार। मान लीजिए अगर पुलिस ने आपको अपनी कस्टडी में ले लिया तो आप जो है अपने निकट संबंधी को, ठीक है, जो कोई भी हो उसको क्या करते हैं आप सूचित कर सकते हैं। उसके बाद वो पुलिस क्या करेगी, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। जो 24 मतलब पुलिस है ना, अपने कस्टडी में मात्र आपको 24 घंटे ही रख सकती है। उसके बाद वो फिर क्या करेगी, मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश कर देगी। अच्छा, फिर आपके क्या फंडामेंटल राइट्स हैं इसके अंतर्गत? अपने पसंद के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार है। आप जो है अपने पसंद के वकील से अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं, राइट। देखिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना, ये पुलिस कस्टडी में 15 दिनों के लिए दे सकता है, राइट। फिर देखिए हमने आपको निवारक निरोध बता दिया, अब हम बात करते हैं दंडात्मक निरोध की। इसमें क्या है कि अनलॉफुल एक्टिविटी, जो अनलॉफुल एक्टिविटी है ये हो चुकी है। अच्छा, निवारक में क्या था कि अभी अनलॉफुल एक्टिविटी हुई नहीं थी, ठीक है, मतलब सबके दायरे में आपको अरेस्ट किया गया है। और दंडात्मक में क्या है कि अनलॉफुल एक्टिविटी हो चुकी है, राइट। इसमें क्या होगा, गिरफ्तार, इसमें आपको एविडेंस है, एविडेंस तो होना चाहिए, या तो संदेह है। अगर एविडेंस है तो अरेस्ट होंगे ही होंगे, और संदेह है तब भी अरेस्ट होंगे आप, राइट। तो आर्टिकल 22 में हमने आपको क्या बताया, देखिए आर्टिकल 22 में हमने आपको बताया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। हमने गिरफ्तारी क्या बताया, गिरफ्तारी होती क्या है, पुलिस की कस्टडी में आप, वो गिरफ्तारी है। अच्छा देखिए इसमें ये भी बताया था आपको हमने कि ये आवश्यक नहीं कि आप अपराधी हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ। जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा आप अपराधी नहीं हैं, ठीक। अब इसमें आपको हमने बताया था ना कि एक निवारक निरोध और एक दंडात्मक निरोध, सॉरी देखिए निरोध के बारे में बताया था, एक दंडात्मक निरोध है, एक निवारक निरोध है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम बात करते हैं निवारक निरोध की क्या होता है। ये कह रहा है कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं हुई है उससे पहले ही आपको डिटेंशन में लिया जा सकता है, अर्थात आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आप इसमें आप अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, ठीक। उसके बाद अपने निकट संबंधी को आप तुरंत सूचित भी कर सकते हैं। उसके बाद जो पुलिस है ना, आपको 24 घंटे तक अपने कस्टडी में रख सकती है, उसके बाद आप उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देगी। फिर आपके फंडामेंटल राइट्स ये हैं कि आप अपने पसंद के वकील से अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद पांचवा पॉइंट ये है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना, ये पुलिस कस्टडी में मात्र 15 दिनों के लिए किसी को दे सकता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं दंडात्मक निरोध की। देखिए हमने बताया था जो दंडात्मक निरोध होता है, इसमें क्या है कि इसमें अनलॉफुल एक्टिविटी हो चुकी होती है, राइट। अच्छा, इसमें गिरफ्तार किस आधार पे होगा, एविडेंस है तो गिरफ्तार तो होना ही है। अगर संदेह है तभी अरेस्ट होगा आदमी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 23 और 24 की। आर्टिकल 23-24 कहता क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है क्या, आइए डिटेल से समझते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 23 को। देखिए हमने बताया आपको आर्टिकल जो हमारा 23 और 24 है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। हम बात करते हैं पहले आर्टिकल 23 की। देखिए आर्टिकल 23 कहता है क्या है कि जो मानव है ना, मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्सम का प्रतिषेध है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो मानव है ना उसका दुर्व्यापार, बेगार और बलात्सम नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, इसमें चाहे राज्य हो या प्राइवेट व्यक्ति हो, ठीक, इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें बेगारी होती क्या है, तो वर्क विदाउट पे, अर्थात बिना मजदूरी के जो काम कराया जाता है, ठीक है। तो बेगार आपको हमने बता दिया, वर्क विदाउट पे, ठीक है, मतलब बिना वेतन के काम कराना, ठीक। काम करने के बाद जो आपके पारिश्रमिक अर्थात जो आपका वेतन है वो न दिया जाए तो वही आपका बेगार होता है। अच्छा, बलात्श्रम क्या है,
देखिए आपका मन नहीं है काम करने का, उसके बावजूद भी आपको काम कराया जा रहा है, तो यही आपका बलात्श्रम है। इसमें क्या है, इसी का निषेध है। मतलब कोई भी, चाहे राज्य हो या प्राइवेट व्यक्ति हो, आपके बिना मर्जी के आपसे काम नहीं करा सकता, राइट। तो आर्टिकल 23-24 क्या कह रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हमने आर्टिकल 23 में आपको बताया कि जो मानव है ना, उसका दुर्व्यापार, ठीक है, मतलब जो व्यापार होता है मानव का, जो पहले होता था ना व्यापार, ठीक। फिर बेगार, बेगार आपको हमने बता दिया, वर्क विदाउट पे, बिना वेतन के काम। और फिर उसके बाद आपको बताया हमने बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या है, मन नहीं है काम करने का, उसके बावजूद भी आपसे काम करवाया जा रहा है। इनका क्या यहाँ पे प्रतिषेध है, ठीक। चाहे कोई राज्य या प्राइवेट व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। देखिए आर्टिकल 23 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि मानव का जो दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम क्या है, एक दंडनीय अपराध है, राइट। अब आर्टिकल 23(2) क्या कहता है, राज्य जो है सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कार्य करा सकता है, इसे आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन राज्य जो है धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। आइए हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 24 की। देखिए आर्टिकल 24 कहता क्या है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको हैवी जो हमारे कारखाने होते हैं ना, उसमें इनको काम कराने का प्रतिषेध है। मतलब इसमें इनको काम नहीं करने दिया जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि भाई उनको जान का खतरा हो सकता है। अच्छा, ये कारखाने हैं कौन कौन से, जैसे देखिए खदान हुआ, भट्ठा उद्योग जहाँ पे ईंट बनती है, या तो फिर अलीगढ़ का जो ताला हैवी ड्यूटी वर्क है ना, अलीगढ़ का ताला उद्योग, या फिर फिरोजाबाद का कांच उद्योग। इसमें क्या है कि ऐसे कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, राइट। इनमें क्या जो हैवी ड्यूटी वर्क होता है, इनमें बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा, राइट। तो आर्टिकल 24 हमारा क्या बोलता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ठीक। क्यों, क्योंकि इनकी जान का खतरा है वहाँ पे।